लालू प्रसाद यादव ने पूरे इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका दिया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है। कैसे लालू प्रसाद यादव ने इंडिया गठबंधन को हार की तरफ धकेल दिया, एक विश्वासघात किया है लालू यादव ने। जिस कांग्रेस को यह भरोसा था आरजेडी पर, तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद यादव पर कि वो उनकी मदद करेंगे, वही लालू प्रसाद यादव दूसरों को कहते थे कि पेट पे दांत है, लेकिन खुद उनकी पेट पे दांत निकला है। हम आज आपको ऐसे 4 सबूत दिखाएंगे। वो 4 सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि लालू यादव अगर बीच में ना पड़ते तो इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल सकता था। लेकिन कुछ भी कहिए, जैसे कि कहा जाता है कि बी टीम, वैसे इस पूरे चुनाव में मोदी के लिए बी टीम की तरह काम किया है लालू प्रसाद यादव ने। इसका सबसे पहला सबूत जब हम आपको बताएं, उससे पहले आपको यह भी जानकारी दे देना चाहते हैं कि बिहार में आपको वो तस्वीर तो याद होगी जब तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली खा रहे थे। वो तस्वीरें तब पोस्ट की गई थी जब नवरात्र चल रहे थे। आपको याद होगा उस समय कई लोगों ने कहा कि यह हिंदू भावनाओं को आहत करने की कोशिश है और वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश है। लोगों को वो तस्वीर बहुत अच्छे से याद है। तब किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि उन तस्वीरों के जरिए इंडिया गठबंधन को ही नुकसान होगा। आपको याद होगा कि जब इंडिया अलायंस बना, इंडिया अलायंस बनाया किसने, मेहनत किसने की? इंडिया अलायंस बनाने के पीछे मेहनत थी नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार बंगाल गए, ममता बनर्जी को मनाया। नीतीश कुमार महाराष्ट्र गए, एनसीपी को मनाया। नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे से मिले, शरद यादव को मनाया। शरद पवार के बाद शरद यादव को मनाया। नीतीश कुमार ओडिशा गए, पटनायक से उन्होंने बात की, हालांकि पटनायक नहीं माने। नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के पास भी गए थे, उनको भी मना लिया था। नीतीश कुमार केसीआर के पास भी गए थे, वहां भी बातचीत चल रही थी। पटना में एक बैठक भी हुई थी। नीतीश कुमार साउथ भी गए। अब देखिए जितने वाम दल हैं, सीपीआई, सीपीआईएम, सबसे नीतीश कुमार ने बात की। एक एक करके वो सबसे बात करके अरविंद केजरीवाल को मनाया। अब सोचिए कि केजरीवाल और कांग्रेस, जो दोनों की राजनीति आप देखेंगे दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ चलती है, पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ चलती है, लेकिन नीतीश कुमार ही वो चेहरे थे जिन्होंने केजरीवाल और कांग्रेस को भी मिला दिया, एक टेबल पर बिठा दिया। और सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि उद्धव ठाकरे को भी एक टेबल पर बिठा दिया और एनसीपी को भी एक टेबल पर बिठा दिया, और उसी टेबल पर कांग्रेस भी बैठी थी। तो ये नीतीश कुमार ने किया। लेकिन नीतीश कुमार जब ये कर रहे थे तब उनके मन में चल रहा था कि हम एक ऐसा मजबूत गठबंधन बनाए जो बीजेपी को रोक पाए। फिर क्या हुआ? इंडिया गठबंधन की जो पहली बैठक हुई थी, आप याद करिए, जो पहली बैठक हुई थी वो पटना में हुई थी। तब करीब 17-18 दल उस बैठक में पहुंचे थे। तब लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया। वो अचानक एक पैरालैंडिंग जिसको बोलते हैं ना, अचानक से उनकी जंपिंग होती है वहां पर, क्योंकि उस वक्त तक तो तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे। लालू यादव उस मीटिंग में आए। लालू यादव ने एक चर्चा छेड़ दिया। सारी मीटिंग बहुत अच्छी चल रही थी, सारे मुद्दों पर बात हुई, कैसे लड़ेंगे, कहां कौन लड़ेगा, सीटों का बंटवारा कब होगा, ये सब कुछ बात चल रही थी। इसी दौरान लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को लेकर एक चर्चा छेड़ दी कि राहुल गांधी दूल्हा बनेंगे, हम बाराती जाएंगे। अब यहीं से जो पूरा जो सिस्टम है वो 360 डिग्री घूम गया। मतलब जाना कहीं और था, पहुंच गए कहीं और। जाना था जापान और पहुंच गए लंदन। तो अब ये कैसे हुआ? जब लालू यादव इतने सीनियर नेता होकर वहां पर जब बोल रहे थे तो उन्होंने इंडिया गठबंधन के बाकी जो वहां उस बैठक में उनकी पार्टी यानी आरजेडी के अलावा जो 16 दल मौजूद थे, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी भी थी, उनको एक इशारा कर दिया कि दूल्हा बनने का मतलब है कि राहुल गांधी ही लीड करेंगे। आपको ये याद होगा बहुत अच्छे से कि उस समय वो वीडियो छोटे छोटे काट कर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने वायरल की। तब ये चीजें लोगों के जहन में आ नहीं पाई, लेकिन वहां से ट्रैक चेंज कर दिया और वहीं से नीतीश कुमार का जो पूरा दिमाग था वो घूम गया। नीतीश कुमार समझ चुके थे, वो भाग जाते हैं, वो समझ चुके थे कि हमारे पीछे तो हमारे साथ बैठे ही लोग खेल कर रहे हैं। अब उसके बाद दूसरी मीटिंग होती है महाराष्ट्र में, एक मीटिंग होती है तमिलनाडु में या कर्नाटका में। वहां ये जो मीटिंग चल रही थी, आप देखेंगे हर जगह लालू प्रसाद यादव, जब इंडिया ब्लॉक का नाम इंडिया रखा गया उसमें भी नीतीश कुमार तैयार नहीं थे। उस ब्लॉक का नाम इंडिया रखने के लिए भी तैयार नहीं थे। ये इंडिया नाम 2 लोगों ने दिया, ममता बनर्जी और राहुल गांधी, जिस पर केजरीवाल ने सहमति दी थी। तो जब ये नाम रखा गया तो नीतीश कुमार ने विरोध किया कि नहीं, ये तो हमारे देश का नाम है, ये नाम नहीं होना चाहिए, कुछ और सोचा जाए। लेकिन नीतीश कुमार को तब वहां भी लालू प्रसाद यादव ही थे जो कंधे पर हाथ रखकर चुप करा देते हैं। नीतीश कुमार वहां भी चुप हो जाते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि कौन क्या करेगा। इंडिया गठबंधन जो उस समय 27-28 दल उसमें मिल गए थे, तब इस पर आगे चर्चा छिड़ती है कि कौन क्या करेगा। नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, लालू यादव की भूमिका क्या होगी, शरद पवार क्या करेंगे। अब चूंकि नीतीश कुमार, आप एक वैसे भी
मतलब जनरली तौर पर आप ये सोचिए कि आप एक चीज को तैयार करें, पूरा सेटअप तैयार कर रहे हैं और अचानक पता चला कि कोई अचानक पैराग्लाइडिंग करके आता है और उसे जो हकदार नहीं होता उसे बना दिया जाता, उसे बिठा दिया जाता। मतलब कि रोटी आपने बनाया, खा कोई और रहा है। तो नीतीश कुमार के साथ यही होने लगा। नीतीश कुमार संयोजक की कुर्सी, आखिर में जब उनको लगा कि कुछ नहीं मिलेगा तब वो संयोजक की कुर्सी मांगने लगे। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, जो जितने लोग थे, जैसे डीएमके थी, उसमें डीएमके भी बाद में आ गई थी पटना की बैठक के बाद, तो डीएमके और बाकी सारे दल, जैसे ममता बनर्जी, जैसे कि कांग्रेस, जैसे कि केजरीवाल, सबने कहा नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिला। सारी चर्चा, सारे विचार विमर्श करने के बाद नीतीश कुमार का हाथ खाली रह गया। अब जब खाली हाथ रह गया तो नीतीश कुमार को लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो असल में यहीं पर जो लालू प्रसाद यादव का खेल था, जो उन्होंने चीजें प्लान की थी वहां पर, वो नीतीश कुमार अच्छे से समझ गए कि मेरे पीठ पीछे मुझे बढ़ने से रोकने वाले कोई और नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव जब ये सब कुछ कर रहे थे तब उन्हें पता नहीं कि वो इंडिया गठबंधन के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। अब पीठ में छुरा घोंपने का मतलब क्या, आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ बैठे थे। अब आगे हम आपको कुछ और सबूत दिखाते हैं। देखिए, टिकटों का बंटवारा हुआ। आप इसको ऐसे समझिए कि हम सबसे पहले बिहार में मुकेश सहनी को लेकर बात करते हैं, जिनकी तस्वीर तेजस्वी यादव के साथ बहुत वायरल हुई मछली खाने की। तेजस्वी यादव और जब मुकेश सहनी साथ में घूम रहे थे, उससे पहले मुकेश सहनी की बिहार में राजनीतिक हैसियत क्या थी? मुकेश सहनी को विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी ने 4 सीटों पर लड़ाया, 4 की चारों सीटें वो जीत गए। और उसके बाद क्या हुआ, उनके विधायक, अपने विधायक टूट गए, बीजेपी में शामिल हो गए। कब टूटे? जब मुकेश सहनी बगावत करने पर आए, जब मुकेश सहनी को लगा कि अब तो हमारा कद बड़ा हो गया, बीजेपी को डायरेक्ट चैलेंज कर सकते हैं। मंत्री पद मांग रहे थे, मंत्री पद भी दिया गया मुकेश सहनी को। लेकिन बीजेपी को जब मुकेश सहनी को यह लगने लगा कि हम बड़े, तब वहां से उनके चारों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, उनका साथ छोड़ दिया और अब मुकेश सहनी के हाथ खाली हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ? मुकेश सहनी को नया ठिकाना मिला, आरजेडी। आरजेडी ने क्या किया? मुकेश सहनी को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे दी। जरूरत से ज्यादा तवज्जो देने का मतलब यहां पर यह है कि मुकेश सहनी की जितनी औकात थी उससे ज्यादा सीटें उनको मिल गई। अब सोच कर देखिए कि सीपीआई थी, उससे भी 3 सीटें लड़ने के लिए इस लोकसभा चुनाव में मिली और मुकेश सहनी की पार्टी, उनको भी 3 सीटें दी गई। अब उसमें से 3 और 3, ये कुल मिला के 6 होते हैं। मतलब जो टिकटों का बंटवारा, उसमें कुछ सीटें कांग्रेस भी ले गई। अब टिकटों के बंटवारे में इन छोटी छोटी पार्टियों, मुकेश सहनी जैसी पार्टी जिनके पास एक भी विधायक नहीं था, उनको 3 सीटें मिली। 3 की तीनों सीटें लोकसभा की हार गई। सीपीआई ने 3 में से 2 जीती। स्ट्राइक रेट अच्छा रहा मुकेश सहनी का। ये चुनाव ये साबित करता है कि मुकेश सहनी का बिहार में कोई जनाधार है ही नहीं। कोई मास लीडर तो छोड़िए, मतलब अगर गली मोहल्ले में खड़े हो जाएं तो 1000-2000 भीड़ जुटाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये चुनाव साबित कर रहा है। अब जब देखेंगे, ये चुनाव साबित कर रहा है, जो उनको वोट मिले, उनके कैंडिडेट को वोट मिले हैं इन 3 सीटों पर, वो कैंडिडेट को वोट मिले हैं किसके? कांग्रेस के, जो हार्डकोर कांग्रेसी वोटर थे, हार्डकोर आरजेडी के वोटर थे, जो परंपरागत वोट बैंक था, वो वोट मिले। उनकी जाति के लोगों ने उन्हें वोट नहीं किया है। जो मांझी जाति के लोग होते हैं, जो वो उन्हें वोट नहीं किया। वो सनफ मल्लाह कहते हैं खुद को, लेकिन उन मल्लाहों का भी वोट नहीं मिला। अब आते हैं कि अब जैसे कि आरजेडी की ये गलती लालू यादव को पता था, लालू यादव वहां मौजूद थे, लेकिन क्या उन्हें दिखाना था कि इस गठबंधन में बिहार में हम पावरफुल हैं। और ये हम वाला जो अहम था, इसी अहम ने मुकेश सहनी को आगे बढ़ाते हुए अपने हाथ काट दिए। लालू यादव से एक और गलती हुई। अब देखिए, एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, उस इंटरव्यू में तेजस्वी यादव पप्पू यादव के बारे में कह रहे हैं कि जब पूर्णिया की सीट पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार यानी बीमा भारती को उतारा तो पप्पू यादव रोते हुए आए लालू यादव के पास। पप्पू यादव लालू यादव को सामाजिक समीकरण समझा रहे हैं। तेजस्वी यादव ये कह रहे थे उस इंटरव्यू में कि पप्पू यादव लालू यादव को सामाजिक समीकरण समझाने लगे। मैं बैठा देख रहा था कि बताइए, जो गरीबों का मसीहा है, जो सामाजिक समीकरण का बहुत बड़ा ज्ञाता है, उसे समझा रहे हैं सामाजिक समीकरण। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं कोने में बैठ के बस हंस रहा था, मुस्कुरा था। वो लालू जी को समझा रहे थे। लालू जी ने कहा ठीक है देखेंगे। हालांकि बाद में देखिए, पप्पू यादव आरजेडी से टिकट मांग रहे थे, क्योंकि वो गठबंधन के कोटे में आरजेडी की सीट बन गई थी, पूर्णिया की सीट नहीं मिला। नतीजा क्या हुआ? पप्पू यादव निर्दलीय उतरे और पप्पू यादव ने चुनाव जीता। मुकाबला किसके किसके बीच हुआ? तो जेडीयू और पप्पू यादव के बीच में। जो आरजेडी ने कैंडिडेट उतारा था, उसे गिन चुन के 25,000 वोट भी नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आरजेडी में जो अहम वाली लड़ाई थी,
जो लालू यादव को लगता था, तेजस्वी यादव को लगता था कि हम सुपीरियर, वो यहां पर एक बार फिर से भ्रम टूट गया। अब जो तीसरी बड़ी गलती हुई वो सीवान की सीट पर हुई। आप सबको पता है मोहम्मद शहाबुद्दीन मतलब एक दबंग किस्म के नेता थे। जब तक वो रहे तब तक सिवान में उनकी तूती बोलती रही। बाद में वो जिन मामलों में फंसे उसके बाद सजा याफ्ता थे और इसी दौरान उनकी मौत हो गई। हिना साहब उनकी पत्नी इस बार चुनाव लड़ रही थी, आरजेडी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। पहले कहा गया कि आरजेडी वहां कैंडिडेट नहीं उतारेगी हिना साहब के खिलाफ सिवान में। बाद में हिना साहब के खिलाफ कैंडिडेट उतारा गया, अवध बिहारी चौधरी को वहां उम्मीदवार बनाया गया। और यहां भी देखिए जो अहंकार था, जो इंडिया अलायंस में आरजेडी का अहंकार था, उसे लग रहा था बिहार में हमारी मूंछ बड़ी हो जाएगी, उस अहंकार को हिना साहब ने ध्वस्त कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। कैसे? अब आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। यहां पर विजय लक्ष्मी जो उम्मीदवार थी एनडीए की तरफ से, उन्हें 3,86,508 वोट मिले। 3,86,508 वोट। हिना साहब को मिले 2,93,650 के आसपास। हिना साहब को मिले 2,93,650। और आरजेडी के जो अवध बिहारी चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें मिले 1,98,823 वोट, यानी तीसरे नंबर पर आरजेडी रही। जो सिवान कभी आरजेडी की परंपरागत सीट बन चुकी थी। मतलब आप ऐसा कहा जाने लगा था कि सिवान और सारण दो ऐसी सीटें हैं जहां आरजेडी किसी को भी उतार दे तो वो जीत जाएगा। लेकिन उसी सिवान में आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। जो बन गई, जो सबसे मोटा वोट था वो कौन ले गया? हिना साहब ले गई, 2,93,000। अगर आरजेडी और हिना साहब के वोट को जोड़ दे तो ये करीब 4 लाख, 4.5 लाख से ऊपर चला जाता है, मतलब 5 लाख के आसपास पहुंच जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आरजेडी ने किस तरह से इंडिया अलायंस के सीने और पीठ दोनों पर छुरा घोंपने का काम किया। इंडिया अलायंस में तो ये लग रहा था सबको कि लालू यादव तो सामाजिक मसीहा हैं, वो मतलब बिहार को उनसे अच्छा कौन समझ सकता है। इसी अहंकार ने इंडिया अलायंस को बिहार में डुबो दिया। और अब एक और बात बताते हैं आपको, अगर इसी तरह का परफॉर्मेंस, जिस तरह से वोट अभी हासिल हुए हैं आरजेडी को या इंडिया अलायंस को, इस तरह का परफॉर्मेंस रहा तो मैं एक डेटा पढ़ रहा था जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मुश्किल से 80 सीटें भी नहीं ला पाएगा इंडिया अलायंस। जो विधानसभा वार वोट मिले हैं उसमें 80 सीटें भी नहीं 80 सीटें लाने भी मुश्किल हो जाएगी इंडिया अलायंस के लिए। तो अब हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं, ये जो तमाम आंकड़े, जो तमाम जानकारी हमने आपके सामने रखी है, क्या आपको ये देखकर नहीं लगता कि इंडिया अलायंस में आरजेडी को कुछ जरूरत से ज्यादा मोल भाव मिला और इसी वजह से इंडिया अलायंस के लिए ये पार्टी खतरे की पार्टी बन गई? या जानबूझकर लालू प्रसाद यादव ने, उनको पता था, सब कुछ पता है उन्हें, फिर भी जानबूझकर लालू प्रसाद यादव ने ये सारा गेम रचा ताकि पहले वो नीतीश को साइड कर सके, फिर अपने बेटे तेजस्वी यादव को कुर्सी पर बैठा सके। क्योंकि यहां से आरजेडी जीतती तो तेजस्वी का कद ऊपर होता। लालू प्रसाद यादव इस सोच में डूबे थे। आपको क्या लगता है? आपका विचार क्या? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।